फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, यस, यही पढ़ रहे थे। राइबोसोम तो पढ़ा दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाना है। ठीक है, तुम्हारा बैच कौन सा है? कोई बैच नहीं, शाबाश। बैच से कुछ नहीं होना, एक मिनट रुको। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन बच्चा बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में समानता क्या क्या है? सबसे पहले दोनों डबल मेम्ब्रेन है, सही है। ठीक है, दूसरा, अच्छा एक चीज बताओ, एमडी सर से कौन कौन कंप्लेन कर रहा था कि मेरे से डर बहुत लगता है? कौन था ऐसा? किसको किसको डर लग रहा है? मैंने क्या बोल दिया भाई तुम्हें? हैं? तो ये चुटकुले सुना हूं? कोई लॉजिक बता इस बात का। बेटा पॉइंट क्या है, तुम्हारा सिलेबस जो है ना शुरुआत में स्लो चलता है, और अब जो है सेटल होने के बाद हमें प्रॉपर तरीके से कराना है। ठीक है, इन द एंड सिलेबस क्या होगा ना, ध्यान से सुन भाई, एग्जाम में ना कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा, चुटकुले याद आ रहे होंगे। सच बता रहा हूं मैं तुझे, ऐसा होता है, क्योंकि जो ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना वो ज्यादा याद आता है ना। ठीक है, वो एक अलग हमारा ब्रेन काम करता है। तो ठीक है, चैप्टर इजी है, पर आपको जब क्वेश्चंस देंगे तो मैं अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपके पास चैप्टर खत्म करने का टाइम थर्सडे तक का है, थर्सडे तक हम लोग कर लेंगे इसको क्वेश्चंस के साथ। आप अपने डाउट्स पूछ लो, इस वीक में इसको पूरा फिनिश कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं, और दूसरा दूसरे चैप्टर्स के इसके साथ लिंक भी हैं, सही है। तो प्लीज ध्यान से पढ़ो, हल्के में मत लो। दूसरा, वो जो पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको नहीं मिली थी, हो सकता है मिली भी हो, मुझे नहीं पता, आ गई होगी तो मैं, नहीं आई होगी तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जो कल पेपर हुआ रीनीट वाला, हाँ रीनीट वाला, वो पेपर डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार, सही है। ठीक है, जिसको देखना होगा वो पेपर देख लेगा अपना। ठीक है, करें स्टार्ट, बोलो। ठीक है, 2-3 चीज, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर किसी को याद है? 10 है? छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, पढ़ लो चुपचाप। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आज 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ होगी, मैं पहले बता रहा हूं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 2 टॉपिक आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया किस में दिख जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? साइज बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा स्टेन करने के बाद। एनसीईआरटी लिखती है कि ये आसानी से विजिबल नहीं होता माइक्रोस्कोप में विदाउट स्टेनिंग। इसका ये मतलब है जब मैं स्टेन करूंगा तो दिख जाएगा। कोई डाउट है? भाई हंस रो है, दांत दिख रहे, तेरा ध्यान रख। बच्चे मेरी बात नहीं समझो, मेरे को कोई इसमें कोई, मैं बिल्कुल क्लियर हूं अपने पॉइंट्स पर। सिलेबस प्रॉपर कराना है, मुझे सीरियस एनवायरनमेंट चाहिए क्लास में। रीजन क्या है कि आप सुनोगे नहीं, आपको याद नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। क्लियर है? हर कोई अपने लिए पढ़ रहा है। एनवायरनमेंट इसी चीज से बनेगा, जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे, चीजें पूछोगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। तो सीरियस रहो, पढ़ाई करो। और अगर आपको लगे कि आपका पेस मेरे पढ़ाने से तेज है, आपको चीजें आती हैं, तो प्लीज एनसीईआरटी रीड कर लिया करो उस बीच में। ठीक है, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ रीड कर रहे हो अपनी बुक का, ठीक है, मैं इसके लिए भी ओके हूं। क्लियर है? क्योंकि आप सब जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करते कि कुछ अलग करें या जो भी करें, तब तक आप सबका हो सकता है लेवल अलग अलग हो। पर मुझे सारा टॉपिक पढ़ाना होता है, मैं हर साल वैसे ही पढ़ाता हूं। मैं स्टार्टिंग में लगभग, मुझे पहला चैप्टर खत्म करने में समय लगता है, क्योंकि मैं पहले स्लो पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं आती। क्लियर है? ठीक है, हम वैसे ही पढ़ा सकते हैं बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं आप समझो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास विजिबल है जब, कब दिखेगा? विजिबल होगा किसमें? इन नॉर्मल माइक्रोस्कोप आफ्टर स्ट्रेनिंग। नॉर्मल माइक्रोस्कोप का मतलब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कब दिखेगा? आफ्टर स्टेनिंग।
अच्छा, पहले हम क्या करते थे, ऑफलाइन में स्टेन का नाम भी लिखवा देते थे, है ना। एनसीईआरटी लिखती है स्पेसिफिकली स्टेन। स्पेसिफिकली स्टेन का मतलब हर ऑर्गेनल का एक अलग स्टेन होता है, अलग केमिकल होता है जिससे कलर आता है। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर आना, सही है। स्टेनिंग का क्या मतलब है? कलर आना, कलर ला रहे होते हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर एनसीईआरटी लिखती है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करता है? एक्टिविटी ऑफ सेल। कौन सी एक्टिविटी? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब मैं आपको यहां पर 4 सेल दे रहा हूं, उसमें बताना आपको कि कौन सा सेल ज्यादा काम करता है। मैं लिख रहा हूं यहां पर मोस्ट एक्टिव फिजियोलॉजिकली। ए स्किन सेल, बी आरबीसी, सी हमने लिख दिया स्केलेटल मसल सेल, ये आ जाएगा, ठीक है। डी, इवन अगर मैं चाहूं तो कोई ऐसा सेल लिख सकता हूं जो एंजाइम बनाए, वो भी एक्टिव होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, मान लो मैंने स्केलेटल मसल सेल लिख दिया, मान लो मैंने हेपेटिक सेल लिख दिया। हेपेटिक सेल किसका होता है? लिवर का। तो इसमें मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? स्केलेटल मसल सेल। तो इसमें मेरे पास ज्यादा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सही है। तो हाँ बेटा, क्या वो कौन पूछ रहा है? क्या लिखा है मैंने यहां पे? ये क्या कह रहा है? कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो ना। है किस चीज में एक्टिव? एटीपी की फॉर्म में कह रहे हैं। ज्यादा काम कौन करता है? लिवर सेल। काम करने का मतलब एनर्जी वाइज कौन ज्यादा काम करता है? स्केलेटल मसल सेल काम करती है। एनर्जी बनानी है ना बहुत ज्यादा। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा काम कौन करता है? फिजियोलॉजिकली एक्टिव कौन है? मसल सेल है। कोई ऐसा सेल बताओ जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? आरबीसी। आरबीसी नॉट है माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। आरबीसी में क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1, आरबीसी, ध्यान सुने, आरबीसी नॉट शो रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट 2, आरबीसी नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों सही है, कोई एक सही एक गलत? कौन सी सही है? आरबीसी नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया सही है। आरबीसी नॉट हैव रेस्पिरेशन गलत है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है? ग्लाइकोलिसिस होती है ना। क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। इसका मतलब आरबीसी एटीपी बनाता है, पर वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनती। इस बात में डाउट है किसी को? बात समझ में आ गई? आरबीसी एटीपी बनाता है, पर वो एटीपी कहां नहीं बनती? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनती। इस बात में कोई डाउट है? नहीं। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो एटीपी कैसे बनती है? एट एटीपी फॉर्म बाय ग्लाइकोलिसिस। आप क्या लिख सकते हो? ग्लाइकोलिसिस। यस और नो? यस। अब जरा देखते हैं एक बार शेप। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है ना बेटा, वो सिलेंड्रिकल है। क्या है? सिलेंड्रिकल है या सॉसेज है। सॉसेज एक तरह का नॉनवेज होता है, ऐसी शेप ये है। एनसीईआरटी कहती है कि शेप ऑल्सो वेरिएबल। जरूरत के हिसाब से शेप में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये इसकी शेप है। जब हम साइज की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एनसीईआरटी कहती है कि जब मैं इसका साइज लिखता हूं तो इसे मैं लिखता हूं डायामीटर। यस, डायामीटर जो है वो 2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर है। 0.2 से कितना है? 0.2 से 0.2 समझ में आ रहा है, से 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज आप बोल सकते हो 0.5 माइक्रोमीटर। ये एवरेज डायमीटर है। सर्कल में डायमीटर ये होता है, इसलिए डायमीटर यहां पर ऐसे ले रहे हैं। और लेंथ कितनी है? लेंथ पता है किसी को? लेंथ बेटा 1 से 4.1 माइक्रोमीटर है। किसको किसको बैक्टीरिया के सेल का साइज याद है? 3 से 5 या 2 से 5? तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज लगभग बैक्टीरिया जितना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आता है नेम वन ऑर्गेनल हुज साइज इज नियरली इक्वल टू बैक्टीरिया,
ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मार्क करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। साइज के हिसाब से किसके साइज जितना है? बैक्टीरिया के साथ। अच्छा, साइज क्यों बदलता है? साइज भी बदलता है क्यों? एनसीईआरटी ने बोला है शेप, साइज, नंबर तीनों वेरिएबल है। साइज क्यों बदलता है? मैच्योर होने के बाद। क्यों? जब डिवाइड करेगा तो दो छोटे माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, उनका साइज बढ़ सकता है। फिर जब ये डिवाइड करेगा, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो छोटे माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। भाई एक सेल, मुझे एक चीज बताओ जरा, सुनो ध्यान से। एक सेल डिवाइड करके जब दो सेल बनाता है, तो जो दो सेल है उसका वॉल्यूम एक सिंगल सेल के वॉल्यूम के बराबर ही तो होता है। यस। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो छोटे माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, फिर उसका साइज बढ़ेगा। तो पर अभी तो साइज छोटा है ना, इसलिए हम कह सकते हैं साइज भी मुझे कई बार कैसा दिखता है? वेरिएबल दिखता है। कोई डाउट है? बोलो। कर सकते हैं? ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी, जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया? जिसने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो पहला पेज। प्लीज एनसीईआरटी साथ पढ़ने की हैबिट डालो। सब्जेक्ट में मजा आना और नंबर आना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है? और नॉर्मली मैं ड्रॉपर बैच में ट्रांसपोर्ट पढ़ाता था जब मैं ऑफलाइन में था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और इन प्लांट में इतने कॉन्सेप्ट थे कि मैं आराम से प्रूव कर सकता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़े हुए हो। पहले मैं नॉर्मली ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था ड्रॉपर बैच, मैं ट्रांसपोर्ट से पढ़ाता था जानबूझ के, या सेल साइकिल से। ठीक है? क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ के बैठते थे और ऐसे देखते थे सर को क्या क्या आता है। ठीक है? तो हम लोग वो कर लेते थे बेटा, पर दिक्कत क्या है, क्योंकि सेल से पढ़ाना इसलिए ठीक है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को सेल साइकिल पढ़ाने के लिए क्रोमोसोम की नॉलेज चाहिए। ठीक है? इसलिए सेल से पढ़ाते हैं आप। और दूसरा, आप प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 90% बच्चा हमसे पढ़ रहा है, तो अब कैसे बताएं उसको, किसको प्रूफ किसको करना, ये नहीं समझ में आया। ठीक है? तो वो चीज है, तो उसमें अब वो नहीं है। पर पहले जैसे हम लोग कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स पढ़ाते थे, जो नॉर्मली मैं छोटी कोचिंग्स में पढ़ाना पसंद करता था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बच्चे आते थे, नंबर ज्यादा होता था, 200 के बैच ऐसे। तो वहां पर वो बच्चा आता था कोई कोटा से वैसे, तो उसको ऐसा लगता था कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ टीचर को सब कुछ आता है, तो हम उसको एनसीईआरटी में प्रूफ कर देते तो मुझे कुछ नहीं आता। तभी वो सुनता है बात। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे आप में से अलग अलग लेवल पे है, कोई 300 पे होगा, कोई 400 पे होगा, आपको अपना जोन पहचानना है। आप में से बहुत सारे बच्चे का जोन ये होगा कि मेरे 500 है तो मैं क्वेश्चन ज्यादा बनाऊं। तो क्वेश्चन मैंने 3 से 5 का टाइम बता दिया आपको, 2-3 दिन मैं यहाँ पे रहूंगा डाउट में, तो आप अपने क्वेश्चन किसी भी बुक से बनाकर ला के पूछ सकते हो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको मैं मना कर दूंगा आपको नहीं पूछना, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर का है। पर मैं मैक्सिमम के आपको डाउट्स बता दूंगा। समझ आ रहा है बेटा? सही है? हर कोई अपनी जोन पहचाने और उसके हिसाब से पढ़े। क्लियर? ठीक है? उस तरीके से पढ़ना। चलिए एक बार आप आगे चलते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और एनसीईआरटी क्या क्या बात बोलती है उसको लिखेंगे साथ के साथ। ठीक है? लिख लिए? यहां तक नहीं लिखा बेटा? देखो, आ, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर मेम्ब्रेन बना दी। सबसे पहला पॉइंट, एनसीईआरटी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसमें इस जगह को उसने क्या बोला है? ल्यूमन। इस जगह को क्या बोला है उसने? ल्यूमन। ल्यूमन आपको पता है किसी भी खाली जगह को बोलते हैं। सही है? मेम्ब्रेन की खाली जगह को क्या बोलते हैं? अपने ल्यूमन बोलते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि इस ल्यूमन में ना एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, मतलब एक लिक्विड भरा हुआ है। इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया है
इस ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, उसके अंदर एक ल्यूमन था जिसको इनर मेम्ब्रेन ने, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, इसने इसको किस में डिवाइड कर दिया है? दो कंपार्टमेंट में। सही है, किस में डिवाइड कर दिया? दो कंपार्टमेंट में। इसका जो आउटर कंपार्टमेंट है वो ये है, ठीक है, इसको हम आउटर कंपार्टमेंट कह रहे हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसको हम आउटर कंपार्टमेंट कह रहे हैं इस वाले को, और ये वाला मेरे पास इनर कंपार्टमेंट है। ये वाला हमारे पास क्या है बच्चे? ये वाला हमारे पास इनर कंपार्टमेंट है, ये वाला, ठीक है, आउटर और इनर कंपार्टमेंट हमारे पास। तो आउटर और इनर कंपार्टमेंट किसने डिवाइड किया है? किसने डिवाइड किया है? इनर मेम्ब्रेन ने। तो ये मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी की लाइन है कि आउटर मेम्ब्रेन एक डीलिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। डीलिमिटिंग मतलब साइटोप्लाज्म से इसको अलग करती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, देखते चलेंगे। ये वाला मेरे पास आउटर कंपार्टमेंट है। आउटर कंपार्टमेंट का एक और नाम होता है आउटर एनवलप, या हम इसको बोल सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां तक समझ में आ रहा है? इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन जो है उस पे मेरे पास ये इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग को हमने नाम दिया है क्रिस्टा। क्रिस्टा का मतलब होता है एक, अगर मैनी होंगे तो हम क्रिस्टे बोल रहे हैं। क्रिस्टे मतलब कई क्रिस्टे। ये इनफोल्डिंग है ये वाली, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी ने कहा है कि हमारे पास एक होमोजीनस, ध्यान से सुने बेटा, एक होमोजीनस फ्लूइड है। होमोजीनस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये एक ही जैसा दिख रहा है, कहीं पर थोड़ा गाढ़ा होता, कहीं पर वो होता। तो मैट्रिक्स क्या है बेटा? एक डेंस, गाढ़ा, होमोजीनस, होमोजीनस फ्लूइड है। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। देखो क्या क्या लाइन है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन एक डीलिमिटिंग, डीलिमिटिंग मतलब अलग करने वाली बाउंड्री है बाहर को अंदर से, पहला पॉइंट। इनर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। सही है, आउटर कंपार्टमेंट और मैट्रिक्स का एक और नाम क्या है? इनर कंपार्टमेंट। यस, इनर कंपार्टमेंट। अब यहां पर एक गलती आप जो करोगे वो सुन लो। आपको एनसीईआरटी ने बोला है कि मैट्रिक्स में मेरे पास एक डीएनए प्रेजेंट है ऐसे। अब ये डीएनए एक का मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि वो सिंगल स्ट्रैंड है, नहीं। डीएनए एक का मतलब वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सर्कुलर है। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी ने लिखा है सिंगल डीएनए, एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। जो आप गलती करोगे वो बता रहा हूं। कितना डीएनए है? एक। तो डीएनए कैसा है? सिंगल डीएनए है। और वो कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंड। कैसा है बेटा? डबल स्ट्रैंड। और कैसा है? सर्कुलर। यस। उसके बाद यहीं पर थोड़ा बहुत आरएनए बन जाएगा। यस, क्या बन जाएगा? आरएनए। उसके बाद मेरे पास यहीं पर क्या होगा? राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। ये राइबोसोम कौन से एस होंगे? 70S। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। अगर किसी जगह डीएनए, आरएनए, राइबोसोम है तो वहां प्रोटीन बन रही होगी, ठीक है। तो एक चीज जो मैट्रिक्स में होती है वो प्रोटीन बनती है, दूसरा वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सेम चीज अगर आप प्लास्टिड के लिए पढ़ोगे तो प्रोटीन वहां भी बनती है, पर वहां कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस होती है। मैं रिपीट करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके अलावा क्योंकि डीएनए है तो यहां क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। कोई डाउट है यहां तक? बोलो, कोई डाउट है? ठीक है, नहीं। अब देखो मैं क्या क्या समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि पहले सुन लो ध्यान से, फिर इसको करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनोमस का मतलब आत्मनिर्भर। होता क्या है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया को 100 प्रोटीन की जरूरत है, उसमें से वो 50-60 प्रोटीन खुद बना लेता है, और बहुत सारी प्रोटीन उसके अंदर न्यूक्लियस के थ्रू बन के आती है। न्यूक्लियस अपनी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनाता है। न्यूक्लियस कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनाता,
सारी की सारी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है न्यूक्लियस की। क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होती है? मैं पूछ क्या रहा हूं, कान पे ध्यान रखो अपने। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होती है, पर वो बन के आती है साइटोप्लाज्म से। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है। न्यूक्लियस में जो भी प्रोटीन चाहिए वो कहां से जाती है? साइटोप्लाज्म से जाती है। कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, और वो प्रोटीन कहां से आती है? साइटोप्लाज्म से आती है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर बड़े साइज के कुछ पोर होते हैं, उनको हम कहते हैं पोरिन्स। उसको हम क्या कहते हैं? पोरिन्स। उसकी वजह से कुछ प्रोटीन अंदर आ सकती है। बड़े साइज के पोर होते हैं, चैनल होते हैं, उन्हें कहते हैं पोरिन्स। इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जो एटीपी बनाते हैं। यस, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर अलग टाइप के एंजाइम और प्रोटीन मिलते हैं, इसीलिए दोनों अलग अलग काम करती हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर केमिकली डिफरेंट। पहला, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर फंक्शनली डिफरेंट। फंक्शनली डिफरेंट होता है, केमिकली वो भी लिपिड और प्रोटीन है और ये भी लिपिड एंड प्रोटीन है। हां, ये जरूर हो सकता है कि आउटर और इनर में से इनर मेम्ब्रेन ज्यादा काम करती है, इसलिए प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा इनर मेम्ब्रेन पर होगी। सारी बातें सुन रहे हो ध्यान से? मैं लिखवाऊंगा अभी, पर पहले सुन लो ध्यान से। आउटर मेम्ब्रेन पर बड़े साइज के चैनल होते हैं जिन्हें हम पोरिन्स कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, बहुत सारी प्रोटीन बाहर से बनकर अंदर जानी चाहिए, इस वजह से पोरिन्स नाम के बड़े चैनल होते हैं। पहला पॉइंट। इनर मेम्ब्रेन पर जो आपको प्रोटीन याद करनी है, एक तो F0 F1 याद करनी है, उसके अलावा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की प्रोटीन अलग है, इसलिए फंक्शन अलग है। अगर क्वेश्चन आए व्हाई आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज डिफरेंट, ए लिपिड डिफरेंट, बी प्रोटीन डिफरेंट, सी बोथ प्रोटीन एंड लिपिड डिफरेंट, डी ऑल, तो प्रोटीन अलग है। प्रोटीन अलग है मतलब एंजाइम अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, उनकी परसेंटेज भी अलग है। ज्यादा प्रोटीन किसमें है? इनर मेम्ब्रेन पर। बात सोच पा रहे हो? ज्यादा प्रोटीन किस पे है? इनर मेम्ब्रेन पर। कोई डाउट है? बोलो, सही चल रहा है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां पर हमारे पास ये जो चीज है, ये इसको F0 F1 कह रहे हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया? F0 F1 नाम दे दिया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन बता दी, लिपिड की लेयर, इनर मेम्ब्रेन बता दी। होता क्या है कि यहां पर अंदर, यहां पर प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है आपसे, क्या मैट्रिक्स में भी प्रोटॉन होते हैं, हां या ना? होंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है तो उसमें प्रोटॉन आउटर कंपार्टमेंट में ज्यादा होंगे। होते दोनों तरफ हैं, पर ज्यादा कहां होंगे? आउटर कंपार्टमेंट में। तो इसका मतलब आउटर और इनर कंपार्टमेंट में किसमें पीएच लो होगी? आउटर में। एक ये क्वेश्चन भी बनता है और आ चुका है ऑलरेडी। पीएच लो होने का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, आउटर कंपार्टमेंट में बता दी, यहां प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन से क्या फायदा होता है? प्रोटॉन जब इस चैनल से जाता है ना, यहां पे देखो, ये F0 है, ध्यान से देख बेटा, ये F0 है, दिस इज F0। इस पर ये हेड लगा हुआ है, दिस इज F1, ये हेड है, ये F1 है। ठीक है, अब ये जो F0 है ना, ये एक तरह का चैनल है, ये चैनल है। ठीक है, अब इसमें से जब ये प्रोटॉन जाता है इस चैनल में से, तो ये हेड घूम जाता है, ये वाला हेड घूम जाता है, उससे एटीपी बनती है। जैसे आपने पढ़ा ना, बिजली बनाने के लिए टरबाइन घूमता है, तो टरबाइन को घुमा कौन रहा है? पानी। यहां पर कौन घुमा रहा है? प्रोटॉन। सही है, तो F0 कौन सी प्रोटीन थी, याद करो। F0 कौन सी प्रोटीन थी? इंटीग्रल। और F1 कौन सी प्रोटीन थी? पेरीफेरल। किसी को याद आ रहा है? पेरीफेरल और इंटीग्रल याद करो, यहां तक ठीक है? ठीक है, अब आते हैं इधर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन बनाते हैं। तो यदि आपसे पूछे आउटर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन है, हां, अलग प्रोटीन है। इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन है, हां। मैट्रिक्स में भी प्रोटीन है,
पर अगर आपसे कोई कहे कि सबसे पहले कौन से एंजाइम है प्रोटीन बनाने वाले, जो प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, राइबोसोम जो है, उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। क्लियर है? मैट्रिक्स में डीएनए है, हाँ, कैसा डीएनए है? सिंगल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियोइड जैसा। सही है? न्यूक्लियोइड जैसा। क्या तुम्हारे स्किन सेल में ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया? होता है, सारे लिविंग सेल में होता है, कुछ स्पेशल सेल्स में नहीं होता। स्किन सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा प्लीज ध्यान रखें इधर, स्किन सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है। जो मेन डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को कई बार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं। सही है? प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसे बोला जाता है? प्लाज्मिड को। यूकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या नॉन क्रोमोसोमल डीएनए आप माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को बोल सकते हैं। कोई डाउट? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा, बोल बोल बोल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s है। नहीं नहीं, ये कोई रूल नहीं बनाया हुआ। रूल ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर 70s राइबोसोम। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये बना कैसे था? एक मिनट रुक जाओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, सेल नहीं है। रीजन बताए कोई, क्यों? वाई इट इज नॉट सेल? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारे काम नहीं कर सकता। तो कभी क्या हुआ था, एक बड़े सेल में एक छोटा सेल फंस गया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। वो बैक्टीरिया सेल किसी सेल में फंस गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। समझ आ रहा है? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर किससे मिल रहे हैं? बैक्टीरिया से मिल रहे हैं। सही है? पर बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। भाई बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेन होती है, फिर बाहर सेल और फिर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। कोई डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल तो नहीं होती, मेम्ब्रेन ही नहीं होती अंदर जाके। अच्छा, हमने डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया को, कौन बताएगा? सिर्फ एक रीजन होता है एक से ज्यादा मेम्ब्रेन रखने का, कि हम दो कंपार्टमेंट बनाना चाह रहे थे। कंपार्टमेंट, भाई हमने सिंगल मेम्ब्रेन क्यों बनाई? कंपार्टमेंट बनाना था। डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाई? कंपार्टमेंट बनाना था। क्लियर है? बोलो, नोट करेंगे जल्दी से, फास्ट। हाँ बोल बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर भी डबल मेम्ब्रेन है। इसका डीएनए न्यूक्लियर जैसा है। भाई न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर है ना, तो सेल के अंदर डीएनए के बाहर मेम्ब्रेन है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं? तो इसका डीएनए कुछ न्यूक्लियर जैसा हुआ ना। ठीक है, और पूछो। क्या हुआ बेटा? बना नहीं रहे तुम लोग, लिख नहीं रहे? हाँ, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। नहीं नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे वहां एमटी डीएनए लिखा होगा, एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बेटा बोल। एडवांटेज का मतलब, घर में दो रूम इसलिए बनाते हैं ताकि दोनों रूम में एक जगह पढ़ सके, एक जगह खाना खा सके। तो कंपार्टमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि अलग अलग रिएक्शन करा सके। राइबोसोम में कंपार्टमेंट कहां बनाते हैं? लिख लिया करो यार। पूछ। वेरिएबिलिटी मतलब अलग अलग तरह से। किसमें वेरिएबिलिटी मिल रही है? शेप और साइज। हमने क्या लिखा था? शेप और साइज दोनों अलग है ना। लिखा है ना, शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा, वही लिख रहा है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। चलेंगे बेटा आगे। लिखो जल्दी, बना लिया? हाँ बेटा। नोट्स नहीं बनाता तू गधे। हाँ, सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों है।
है? इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा और इंटर में क्या अंतर है? इंट्रा का मतलब होता है, देख जैसे हम लोग वर्ड कैसे लिखते हैं, इधर देख, ये दो सेल है, इसके बीच को कहते हैं इंटर। इंट्रा का मतलब इसके अंदर, इंटर मतलब इसके और इसके बीच में, किसी चीज के बीच में इंटर, इंट्रा मतलब उसी में। सही है? अगर मैं लिखूंगा मान ले इंटर सेलुलर, तो दो सेल के बीच में। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। तो वायरस कहां काम करता है, सेल के बीच में या अंदर? अंदर। तो वायरस कौन सा पैरासाइट हुआ, इंटर या इंट्रा? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। अब समझ में आया? यस। और पूछो, क्या लिखा हुआ है? इनफोल्डिंग, लिमिटिंग बाउंड्री बोला तो ना, आउटर मेम्ब्रेन ने एक बाउंड्री बना रखी है, किसके साथ? साइटोप्लाज्म और उसके बीच में, ऑर्गेनल के लिए। नहीं, क्रोमेटोफोर पे, सिर्फ क्रोमेटोफोर पे। मीजोजोम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। पूछो और कुछ, कोई कुछ पूछेगा? नहीं? तुझे क्या हो गया भाई, सदमा क्यों लग गया तुझे? पढ़ने पे ध्यान दे बेटा। हैं? प्रोटॉन से एटीपी बनाते हैं, अभी बताऊंगा आगे, एक डायग्राम और बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। और पूछो, और पूछो भाई, कुछ तो मुझे देख के लिख रहे हैं, बताओ। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा बच्चे, उसका जो डीएनए उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसी दो ऑर्गेनल है जिनका खुद का डीएनए भी होता है, मतलब खुद का थोड़ा दिमाग होता है, लेकिन उसको किसकी जरूरत है, बाहर से भी प्रोटीन चाहिए, इसलिए सेमी ऑटोनोमस कह रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, पूछो, कुछ पूछना है? तुम लोग का अभी एडमिशन हुआ है? अच्छा, ठीक है। इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं यहां से, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा इतने सारे देख के? है? नहीं? हाँ तो तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, हमें माइटोकॉन्ड्रियन दिख रहा है। ये मैं लिमिटिंग बाउंड्री बता रहा हूँ, ये बहुतों को नहीं समझ में आ रहा, बता रहा हूँ। है बेटा? पूछो, लिख रहे हो यार, लिख लिया करो जिसको नोट्स लिखना होता है। मैट्रिक्स लिक्विड है, ल्यूमन जगह है। सही है? जगह और लिक्विड अलग अलग होता है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, इस पे कुछ बातें लिखेंगे हम लोग, इस पे कुछ बातें लिखेंगे, जरा फटाफट से लिखते हैं और देखते हैं आपको कितना आता है इसमें। स्ट्रक्चर से लेके डिटेल लिख रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन, हाँ भाई, आउटर मेम्ब्रेन किसकी लेयर है? ये वाला साथ के साथ लिखोगे। लिपिड की क्या है? बाई लेयर है। सही है? उस पर क्या होती है? डिफरेंट प्रोटीन्स। डिफरेंट क्या है? प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? पोरिन्स। क्या एग्जाम्पल? पोरिन्स। दूसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन क्या है? एक लिमिटिंग बाउंड्री है। लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब, लिमिट क्या होता है? अलग करना। लिमिटिंग बाउंड्री फॉर ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के लिए लिमिटिंग बाउंड्री है। ऑर्गेनल के लिए क्या है? लिमिटिंग बाउंड्री है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, यस। लिमिटिंग बाउंड्री है ऑर्गेनल के लिए आउटर मेम्ब्रेन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को किससे अलग कर रहा है? बाहर से अलग कर रहा है। कौन? आउटर मेम्ब्रेन, इसका यह मतलब है। ठीक है, सही है। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन ये भी किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर है ये भी। यस, इसकी इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग को क्या कह रहे हैं? क्रिस्टे। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, ये सेपरेट करता है किसको? इनर मेम्ब्रेन किसको सेपरेट करता है? बताओ। ल्यूमन को। तो ये सेपरेट करता है ल्यूमन को। ल्यूमन इंटू कितने कंपार्टमेंट? दो कंपार्टमेंट। यस, यहां तक कोई डाउट है? ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, आउटर और इनर। उसके बाद क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन पर मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा। इनर मेम्ब्रेन पर
डिफरेंट एंजाइम होते हैं, एंजाइम, देन आउटर मेम्ब्रेन। इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंट है। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आ गई नहीं आई? बोलो भाई, आउटर मेम्ब्रेन से फंक्शन क्यों अलग है? क्योंकि क्या अलग है? एंजाइम अलग है। कोई डाउट? नहीं? बोल बेटा, पूछ। नहीं पूछना? डीलिमिट, भाई सुन ध्यान से सुन, इधर दिखा बेटे, अगर कॉपी दिखा। अरे यार एक ही बात होती है, लिमिटिंग होता है कम पढ़ना, डीलिमिटिंग का होता है अलग करना। जैसे ये है ना, ये इधर और इधर को अलग कर रहा है ना, तो आउटर मेम्ब्रेन बाहर के एनवायरनमेंट से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कर रहा है, ये लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है? डीलिमिटिंग का मतलब होता है सेपरेट करने वाली दीवार, वो बोल सकते हैं। ठीक है? वही वर्ड आपको परेशान कर रहा है। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? एक तो क्रिस्टे, क्रिस्टे पर क्या है? हैव एफ नॉट। एफ नॉट क्या है बेटा? चैनल है। F1 क्या है? हेड। और ये क्या बनाते हैं? एटीपी सिंथेसिस करते हैं। एक बार नोट कर लो, मैं समझाऊंगा भी। उसके अलावा और बताते हैं, और बताओ। उसके अलावा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारे पास, वो किस पर है? ऑन इनर मेम्ब्रेन। इस वजह से इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। यस, प्रोटीन क्या होता है? ज्यादा होता है। किस पे ज्यादा होता है? इनर मेम्ब्रेन पर। यहां तक समझ में आ रही है? यहां नोट में लिख देते हैं, प्रोटीन कंटेंट कहां ज्यादा है? प्रोटीन कंटेंट, इसका मतलब एंजाइम ज्यादा है, ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर देन आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है? यस? बोलो, ये क्लियर है? ठीक है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की हम बात कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? आउटर कंपार्टमेंट। इसमें क्या ज्यादा होगा? H+ या प्रोटॉन ज्यादा होता है। यस? इसका मतलब कैसी पीएच होगी? लो पीएच। ठीक है? कैसी पीएच होगी? लो, प्रोटॉन ज्यादा होने से। प्रोटॉन क्या करेगा अभी देखेंगे। मैट्रिक्स में क्या क्या है भाई? मैट्रिक्स में क्या 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 है? डीएनए है, कुछ आरएनए है। अच्छा, और क्या है? राइबोसोम। इसका मतलब क्या बनेगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इसके अलावा और क्या होता है वहां पर? क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन। ये क्या होते हैं मैं बता रहा हूं। ये किसके लिए होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसका पार्ट है? एरोबिक रेस्पिरेशन का। बेटा इसमें दो एक चीजें अभी बतानी है, आप नोट कर लो, मैं समझा रहा हूं इसको। मैंने लिख दिए पहले, मैं समझाऊंगा अब उसको, पहले नोट कर लो। तूने बैच का विभाजन नहीं हुआ आज? अच्छा अच्छा।
सबने राइबोसोम तक देख लिया लेक्चर कि किस कोई बचा है अभी वहां तक? देख लो यार, मैंने वो कराया इसलिए था कि नहीं तो मैं सैटरडे भी ले लेता, पर ऑनलाइन की वजह से लिया नहीं मैंने, है ना। फ्राइडे तक ही हुई थी ना क्लास लास्ट वीक में जब मैं ले रहा था। हाँ, सैटरडे होनी चाहिए थी, नहीं लिया क्योंकि वो फिर अब बंद हो गया था जब। पूछो बेटा, कुछ पूछना है किसी को? आप में से कोई है जिसके 600 प्लस भी हैं? कोई ऐसा भी है? नहीं। 500 प्लस कौन कौन थे? कुछ ही बच्चे हैं, ठीक है। कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर हमारा एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। वो बच्ची 2016 में पढ़ी थी हमसे, पीजी की तैयारी कर रही है। 2016 17 17 वाले बैच में या 18 वाले बैच में उसके 534 नंबर थे। उसको साउथ में अच्छा कॉलेज मिल गया था। आप लोगों ने कुछ सुना होगा, सेमी गवर्नमेंट टाइप से रमैया है वहां पे। अच्छा अच्छा कॉलेज है वो। उसको विदाउट डोनेशन अच्छा कॉलेज मिल गया था, उस फीस अफोर्ड कर सकती थी, कोई इशू नहीं था। तो 534 में उस समय कॉलेज मिला करते थे। अभी तो 634 में भी नहीं मिलने का। अब सोचो क्या कितना डिफरेंस आ गया कितनी जल्दी। क्योंकि अभी पीजी का भी एग्जाम पोस्टपोन किया उन्होंने, है ना। इसलिए मेहनत करो बेटा, हो सकता है तुम्हारे टाइम पे थोड़ा मुश्किल आ जाए पेपर, और ये अच्छी बात है। पेपर आसान आना गलत होता है, आपको पता नहीं है बात। आसान आने से नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होता। क्योंकि मार्क्स से कभी कॉलेज नहीं मिलते, रैंक से मिलते हैं। पेपर मुश्किल आ जाए आपके, चलो 500 आए, पर उसमें रैंक 10,000 आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्यों लाने हैं 700 नंबर? मुझे तो कॉलेज से मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसमें क्या होता है, उसमें समझदार बच्चा आराम से निकल जाता है, जिसको दिख जाए ना, जब तुम्हें अच्छी तैयारी हो और 3-4 क्वेश्चन लगातार फिजिक्स से ना सॉल्व हो, तो समझ लो पेपर मुश्किल आ रखा है, ध्यान से करो फिर। सही है। और पैनिक करने वाला है फिर तुरंत उसको दिख जाता है, फिर 1 साल पढ़ना होगा। जैसे ही 4 क्वेश्चन गलत होते हैं किसी बच्चे के, 4-5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, वैसे उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है उसी वक्त। उसको फिर पूरी मेमोरी पीछे जाती है 1 साल वाली। ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। ठीक है। इसलिए पेपर थोड़ा मुश्किल आना सही है, गलत नहीं कुछ भी, है ना। क्योंकि क्या होगा, उससे चीजें बैलेंस बनती है ना। बाकी कुछ मनी मन गाली दे रहे कोई बात नहीं, लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे सर पेपर आसान भी आ जाए और रैंक भी ठीक आ जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। पेपर आसान आया, रैंक बहुत ऊपर जाएगी। तो हम लोग तैयार रहे दोनों तरह के पेपर, इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी डीप पढ़ो, फंस जाओगे नहीं तो। लिख लिया सबने? क्या हम इस चित्र को भर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, ये आउटर मेम्ब्रेन, मैं इसलिए करवा रहा हूं, ये आई याद रखो कम से कम। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। हाँ, मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्रिस्टा क्रिस्टे, क्रिस्टा लिखा भाई, ई नहीं है वहां, अकेला है वो। ठीक है, सही है। ये तुम्हारा वो चित्र है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि क्योंकि इस बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, चांसेस हैं कि कोई फिर से अगर ऐसा है तो हम प्रैक्टिस करते हुए साथ चलेंगे। ठीक है। मैं नॉर्मली मानता था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं देंगे वो, रीजन क्यों है, क्योंकि उतना सारा प्रिंट कराने में डायग्राम इधर उधर हो जाएगा, तो उन्होंने चालाकी से छोटा डायग्राम उठा लिया। ऐसा डायग्राम जिसमें 1-2 नाम लिखने हो और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, सीड वाला उठा लिया, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ये बनाना तो नहीं है किसी को, ध्यान रखना अपने बुक में। ठीक है। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं। एक बार एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें कुछ चीजें बता रहा हूं और उसको मैं यहां लिख दूंगा नीचे, आप बताना आपको समझ आ गई कि नहीं। देखो,
मैं दोबारा से बना रहा हूं, रीजन बताऊंगा क्यों। देखो, मोस्ट ऑफ द सेल एनर्जी के लिए कौन सी शुगर यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द सेल एनर्जी के लिए कौन सी शुगर यूज करते हैं? हैं? ग्लूकोज। सही है। मोस्ट ऑफ द सेल एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उसी से रिलेट करके कुछ चीजें बता रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ध्यान से। क्या हो रहा है भाई? हैंग कर रहा है? पहले से ही हैंग है ये तो यहां पे, अब क्या हैंग करेगा? नहीं, कुछ को तो समझ ही नहीं आती मैं जो बोलता हूं ना, कुछ को तो ऊपर से जाती है। हाँ, सही है ना? ठीक है, चलो आओ। ग्लूकोज। सही है। हाँ, ये ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां पर जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो ग्लाइकोलिसिस है। हमने क्या बना दिया यहां पर? पाइरुवेट। यस और नो? पाइरुवेट कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इस प्रोसेस को हमने क्या लिख दिया? ग्लाइकोलिसिस। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म में। यस और नो? यस। अच्छा, एक तो इससे एटीपी डायरेक्ट बनती है और एक इससे बनता है एनएडीएच। कृपया यहां ध्यान रखें, यदि मैं NAD प्लस पर H प्लस जोड़ता हूं ऐसे, और मेरे पास NADH बनता है, एरो मैंने इधर लगाया है, इसे रिडक्शन कहते हैं, और इधर वाले एरो में ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर मैं NAD से NADH बनाता हूं, ये रिडक्शन है, और अगर मैं ये वापसी बनाता हूं तो ऑक्सीडेशन है। ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जरा, ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये वाली, इसमें इसमें NADH बना है, और वो बना किससे है? NAD से। ठीक है। इस वाली एरो पर क्या हो रखा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन? पापियों, अगर A से B रिडक्शन हो रही है तो उसके साथ P से Q इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी? मैं इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, तो इसकी अगर रिडक्शन हो रही है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी ना। तो अगर ये वाली रिडक्शन हो रही है तो इस वाली एरो पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए ना। नहीं समझ में आई बात? किसको नहीं समझ में आई? किसको नहीं? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या समझ आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं NAD प्लस से NADH रिडक्शन है, तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिडक्शन है, पर उसके साथ वाला ये से ये तो ऑक्सीडेशन होगा। साथ चलता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला? हमने बोला जब हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके पाइरुवेट बनाते हैं तो एटीपी डायरेक्ट भी बनती है और इनडायरेक्टली एनर्जी NADH के फॉर्म में बनती है। हम ये बोल रहे हैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जब पाइरुवेट बनाते हैं साइटोप्लाज्म में तो एनर्जी दो रूप में बनती है, एक डायरेक्ट पैसा होता है, दूसरा गोल्ड बना है जिससे बाद में पैसा बना सकते हैं। तो डायरेक्ट पैसा मतलब एटीपी, ठीक है, और गोल्ड मतलब यहां पर NADH। तो NADH बना रिडक्शन से है, पर दूसरे पैरेलल प्रोसेस में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ये समझ में आया है? बोलो। ठीक है। अब मैं पाइरुवेट को अंदर ले आया, बेटा इधर ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, पाइरुवेट को अंदर ले आया। पाइरुवेट कितने कार्बन है? 3 कार्बन। पाइरुवेट है 3 कार्बन। मैंने इसके साथ एक रिएक्शन करा जिसको मैंने नाम दिया लिंक रिएक्शन। क्या नाम दिया? लिंक रिएक्शन। और यहां पर एक अलग कंपाउंड बनाया जिसका नाम एसिटाइल कोएंजाइम है। ये 2 कार्बन है। यदि 3 कार्बन से 2 कार्बन बनानी है तो क्या निकला होगा? CO2। यस भाई, कार्बन निकली होगी ना। कार्बन किस फॉर्म में निकलेगी? CO2 की फॉर्म में। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं बेटा, हम क्या समझा रहे हैं पहले आपको,
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखो ये सब क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन से जोड़कर, असल में क्या है, सेल वाला चैप्टर एक जनरल चैप्टर है जिसमें सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो 4 स्टेटमेंट देगा सेल वाले चैप्टर में से, उसमें से 3 सेल की होगी, एक रेस्पिरेशन की जोड़ देगा। और वो जोड़ेगा क्या, वो यही कॉन्सेप्ट जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा वो बता देता हूं। वो बोलेगा कि मैट्रिक्स में क्या होगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में और CO2 बनेगी, या लिंक रिएक्शन में CO2 बनती है, वो मैट्रिक्स में होता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब एसिटाइल कोए एक अलग रिएक्शन में जाता है जिसको कहते हैं क्रैब साइकिल, उसमें भी 2 CO2 बन जाते हैं। एसिटाइल कोए कितने कार्बन था, 2, तो CO2 बन गई 2। यहां 3 से 2 हुआ, ये बन गई। इन दोनों रिएक्शंस में मेरे पास ऊर्जा, एनर्जी इस फॉर्म में बनी है। किस फॉर्म में बनी है? NADH की फॉर्म में। ये वाला भी NADH यहां अंदर ले लो, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में काम क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो कार्बन के कंपाउंड की CO2 बना देता है, समझ में आ रहा है? तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं, जो CO2 निकल रही है वो हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई थी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ते वक्त, सुनना बहुत ध्यान से, सांस छोड़ते वक्त जो CO2 निकली वो सेल के किसने बनाई थी? माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई थी। ये बात समझ पा रहे हो? ये चीज समझ पा रहे हो? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब देखो, अब ये NADH जो है, इसको हम वापसी, देखना है ध्यान से, NADH को वापसी NAD में कन्वर्ट करेंगे, सही है। NADH को वापसी किस में कन्वर्ट करेंगे? NAD में। ये ऑक्सीडेशन हुआ, बोलो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं समझो, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम NADH को वापसी NAD में कन्वर्ट करेंगे। कैसे वो बता रहा हूं। देखो, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, सिस्टम होता है। ये क्या करता है, NADH को वापसी कन्वर्ट कर देता है NAD प्लस पे। इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं ETS। तो ETS कौन सी मेम्ब्रेन पर है? इनर। इसने किसको ऑक्सीडाइज किया? NADH को। रिपीट करते हैं फिर से, ग्लूकोज से पाइरुवेट में डायरेक्ट ATP बनती है और एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लिंक रिएक्शन में भी एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्रैब साइकिल में भी एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये वाली फॉर्म वापसी जब NAD प्लस में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में होती है। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक, उस ऊर्जा से, देख लो इधर से यहां तक इलेक्ट्रॉन मूव किया है, उस ऊर्जा से यहां पर हम प्रोटॉन इकट्ठे कर लेते हैं। क्या इकट्ठे कर लेते हैं? प्रोटॉन। ध्यान देंगे, NADH से NAD बनाया, ठीक है, क्या निकला? प्रोटॉन। प्रोटॉन निकलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकला, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकला, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? इसको, ETS को, और वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ गया। उस ऊर्जा से हमने यहां क्या इकट्ठा कर लिया? प्रोटॉन। और जब ये प्रोटॉन वापसी आएगा, जब ये प्रोटॉन वापसी आएगा, किसके थ्रू आएगा? यहां पर हम लगा देते हैं कुछ चीज, यहां पर लगा देते हैं एक चैनल जिसका नाम है F0 और एक हेड F1, जिससे क्या वापसी आएगा? प्रोटॉन वापसी आएगा। क्या वापसी आएगा? प्रोटॉन वापसी आएगा। तो यहां क्या बनेगा? ATP बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन और प्रोटॉन कंबाइन होकर क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। तो आपको 3 बातें यहां सीखनी है। सबसे पहले, कार्बन का कंपाउंड CO2 रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पहला पॉइंट याद हो जाएगा। और ये CO2 कहां रिलीज होती है? मैट्रिक्स में, सही है। दूसरी बात, NADH बनता है एनर्जी के लिए, वो अपनी इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। वो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो बेटा, इधर मेरी तरफ देखेंगे सारे, ये मान लो NADH है, ये NAD में कन्वर्ट हुआ, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ जाते हैं, उस ऊर्जा का इस्तेमाल, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम यहां क्या इकट्ठे कर लेते हैं? प्रोटॉन। और जब ये प्रोटॉन वापसी आते हैं, क्योंकि हम इन्हें लेकर गए थे इसलिए कह रहे हैं वापसी आते हैं, तो फिर क्या बन जाती है?
एटीपी। समझ आ रहा है? सही है। एटीपी पर क्या इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया? नहीं, वो तो हाई से लो की तरफ आ रहा था, खर्च नहीं हुआ। वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है? ऑक्सीजन को। तो जो तुम सांस में ऑक्सीजन लेते हो ना, वो ऑक्सीजन कहां जाती है? सेल के अंदर। सबसे पहले तो जाती है ब्लड में। ब्लड से कहां जाती है? टिश्यू में। टिश्यू से कहां जाती है? सेल में। सेल में कहां जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनर मेम्ब्रेन के पास जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर पानी बनाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पानी बनता है। तुम्हारी बॉडी में जिस पानी को हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, वो हमेशा कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। ज्यादा पानी, ज्यादा पानी फैट से बन सकता है। इसीलिए जो जानवर को पानी की आवश्यकता है, जो उसमें डेजर्ट में रहते हैं, वो फैट को ऑक्सीडाइज करके मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से ज्यादा पानी बन सकता है। समझ में आया? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? और वहां हम एक शब्द यूज करते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, मतलब वो फैट सेल के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ आ रहा है? एक बार रिपीट कर दूं सारा, फिर से कर देता हूं। ग्लूकोज से पाइरुवेट, ये 6 कार्बन, ये 3 कार्बन, एनर्जी की 2 फॉर्म, एटीपी और एनएडीएच। एनएडीएच यहां आ गया, लिंक रिएक्शन में भी एनएडीएच, क्रैब साइकिल में भी एनएडीएच। उसके अलावा CO2 बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन एंटर करती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है? पानी। पानी बनाती है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। सही है? बोलो। अच्छा, पानी के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल होनी चाहिए, नहीं तो अगर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है पानी के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया फट जाएगा कुछ टाइम के बाद। सोचो भाई, पानी अंदर बन रहा है ना, बाहर जाना चाहिए वो साइटोप्लाज्म में, नहीं तो फट जाएगा। बाहर से क्या आती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? ऑक्सीजन। सही है, पानी बना दिया हमने। उसके अलावा NADH कहां ऑक्सीडाइज होता है? ETS में। ETS की लोकेशन क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर ही क्या प्रेजेंट होता है? F0 F1। F0 चैनल है, इंटीग्रल प्रोटीन। F1 हेड है, पेरीफेरल प्रोटीन। सही है? ये वो पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के रेस्पिरेशन से जुड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, मुश्किल जिसे कहते हैं। 3 स्टेटमेंट इस चैप्टर से, 1 स्टेटमेंट रेस्पिरेशन से। इसलिए बता रहा हूं, ये यहां नहीं पढ़ाना हमें, ये पढ़ाना है किसी और चैप्टर में। ठीक है, पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने। क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन कहां होंगे? मैट्रिक्स में। ETS और F0 F1 कहां है? इनर मेम्ब्रेन पर। प्रोटॉन कहां ज्यादा होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, करो नोट जल्दी से, बनाओ। हाँ बोल बोल। FADH में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं मेन बता रहा हूं। FADH पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी तो तेरे को बस एक ओवरव्यू समझा रहा हूं। तुझे ये याद कराना है क्रैब साइकिल कहां होती है, लिंक रिएक्शन कहां होती है, ETS कहां होती है, ऑक्सीजन बंद का क्या हुआ, पानी बना, CO2 निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सही है? अगर मैं पूछूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं, वो CO2 किसमें, किस ऑर्गेनल में बनाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सिर्फ ये पढ़ना। लिखो भाई जल्दी से, लिख लो पॉइंट्स में, नीचे लिख रहा हूं नोट करके। ETS F0 F1 कहां है? इनर मेम्ब्रेन पर। यस और नो? मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल, और बताओ, और क्रैब साइकिल और है, क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन, ये सब होगा ये मैट्रिक्स में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो रहा है? प्रोटॉन है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो रहा है? H+ है, प्रोटॉन है। दूसरा, मेटाबॉलिक वाटर कहां बनता है? मेटाबॉलिक वाटर कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फॉर्म इन मैट्रिक्स, बंद के मैट्रिक्स में ही जाता है। किसकी मदद से? ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं,
उसका फाइनली क्या बनता है? पानी। फाइनली क्या बनता है? पानी। सही है? ठीक है, क्लियर? ऐसा हो सकता है कि जो सांस में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव करते हैं और जो CO2 बाहर निकले वो उसमें जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव आए? नहीं, क्योंकि वो ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन है। जो CO2 में बाहर आ रही है वो वाली ऑक्सीजन नहीं है। समझ में आ रहा है? जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो फाइनली क्या बना रही है? पानी। जो तुम सांस में ऑक्सीजन ले रहे हो वो क्या बना रही है? पानी बना रही है। CO2 वाली ऑक्सीजन अलग है। नहीं समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा CO2 ऑल्सो प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा फैट ऑक्सीडेशन में बहुत ऑक्सीजन लगती है। मेरी तरफ देखो बोर्ड पे एक बार सारे। हाँ भाई, इधर देखो सारे। अगर किसी में कार्बन और ये नंबर लगभग बराबर हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। किसी में कार्बन ऑक्सीजन बहुत कम हो, ये फैट होते हैं, लिपिड होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इनकी CO2 बनानी है, ध्यान सुनना, CO2 हाइड्रोजन दोनों का हट जाएगा, मुझे CO2 बनानी है। CO2 बनाने के लिए इसमें ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी? ये दिख रहा है तुम्हें? समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? बोलो भाई। इसीलिए फैट को ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा ऑक्सीजन लगती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रहा है? अगर मेरा पर्पस ऊर्जा है, जैसे कि मैं नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो मैं कार्बोहाइड्रेट यूज करूंगा। अगर मेरा पर्पस पानी बनाना है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन में ले लूंगा। फिर मेरे को देखना है कि उस वक्त मैं फैट भी यूज कर सकता हूं। तो जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं जिन्हें मेटाबॉलिक वाटर बनाना है, वो फैट भी यूज करते हैं, क्योंकि फैट को स्टोर करना आसान होता है। उसको यूज करके वो पानी बना सकते हैं। इसलिए कैंगरू रैट बहुत दिन तक पानी पीता ही नहीं है। वो किसको ऑक्सीडाइज करता है? फैट को। किसको नहीं समझ में? ऊपर से गया, रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन। हाँ बेटा। हाँ, पानी के अंदर उसका वो नहीं आ रहा है। पानी के अंदर इसकी ऑक्सीजन नहीं आ रही है बेटा। जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है ना, वो यूज होगी। मैं सिर्फ तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कार्बोहाइड्रेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके और इसके कंपैरिजन में इसमें कम ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, इसमें ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर मेरे को पानी बनाना है तो मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? फिर तो किसी से भी बना ले, पानी बनाना है ना, ऑक्सीजन कमी नहीं पड़ रही तो ठीक है, फैट से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, और पूछो जल्दी बेटा, और पूछो। हाँ बेटा, बोल बोल, तेज बोल। हमें आ गया, इधर आ गया, बता। ATP? अरे वो तो काउंट करेंगे हम अलग से बाद में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अभी तो ये याद कर कि जो NADH है ना, इससे जो प्रोटोन इकट्ठे हुए ना, उससे ATP बनेगा। और ये नंबर 24 के आसपास होता है। तो नंबर्स हम लोग कहां काउंट करेंगे? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अभी तो ये समझ कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। ये जो NADH प्रोटोन इकट्ठा कर रहा है ना बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोल रहे हैं? ये जो NADH यहाँ प्रोटोन इकट्ठा कर रहा है उससे ATP एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन यूज हो रही है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, यहां कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है। हो रही इसमें भाई क्रैप, मैं कह तो रहा हूं, तो जब पैसा कमाएगा दो तरीके से कमा सकता है। डायरेक्ट तो रुपए कमा ले या गोल्ड कमा ले, बाद में गोल्ड को पैसे में कन्वर्ट कर ले। तो NADH बन रहा है ना, वो फिर ATP में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आया नहीं आया? है? गोल्ड का मतलब दुबई जाएगा नहीं, तो बना जल्दी से। ठीक है, लिख लो भाई, चले आगे।
एनसीईआरटी देखनी है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? फिजन से। जैसे सेल डिवाइड करता है वैसे डिवाइड करता है। एक बार एनसीईआरटी देखते हैं, जल्दी करना बेटा। चलो जल्दी करो, फास्ट। हो गया? कुछ बच्चे बैठे बैठे सो रहे हैं। हाँ, लेट सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई समोसे मंगा देता हूँ। कौन कौन है समोसे खाने की सोच रहा है? हाथ खड़े करो। ठीक है, बाहर दुकान है, पैसे लेके अपने खुद के खा लेना। अब आप कौन सोच रहा है? अभी भी है कोई? मेरा नाम मत लियो और नहीं देगा तुझे कुछ। हाँ, मेरा उधारी मत करियो। हाँ। चलो पढ़े एनसीईआरटी, लिख लो एक बार, फिर पढ़ते हैं एनसीईआरटी। एक बार लिख लो, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मैं कुछ लाइन से बता देता हूं आपको, फिर एक बार पिगमेंट्स लिखने हमने। पिगमेंट्स क्या होते हैं? तेज बोल। क्या कह रहे बता। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज नहीं होता ना, CO2 बनती। बोल सकता है ग्लाइकोलिसिस को एनारोबिक, बोल सकता है। ठीक है, हाँ। लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब कि जो बाहर वाले एनवायरनमेंट को अंदर से अलग करे। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से अलग कर रही है, वो लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूं आपको। और पूछो। नहीं? चलो पढ़ते हैं आगे, एनसीईआरटी देखते हैं फटाफट से, लाइनें देखते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। चलो, सिंगल को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और बहुत सारे को माइटोकॉन्ड्रिया। अनलेस स्पेसिफिकली, जब तक उसे स्टेन नहीं करेंगे, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इसका मतलब स्टेन करने के बाद तो दिख जाएगा। सही है? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, नंबर तो वेरी कर ही रहा है, शेप और साइज भी क्या शो करता है? डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब अलग अलग। शेप कैसी है? सॉसेज या सिलेंड्रिकल। डायमीटर दे रखा है, एवरेज ये दे रखा है, लेंथ ये। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ईच डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सही है? विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड ल्यूमन इनटू 2 कंपार्टमेंट, एक्वस कंपार्टमेंट, मतलब अंदर पानी था, उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा नाम है? आउटर और इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब समझ में आ रहा है? एक जैसी डेंसिटी रहेगी, कॉल्ड मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये रे आउटर मेम्ब्रेन, ये लगातार है, कोई ऐसा थोड़ी बीच में कहीं टूटी हुई है, लगातार। लिमिटिंग का मतलब अलग करने वाला, लिमिटिंग है, बाउंड्री का मतलब अलग करने वाला, बाहर को अंदर से अलग करने वाला। किसकी? ऑर्गेनल। किस ऑर्गेनल की बात कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की। सही है? तो आउटर मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। क्या बोलेंगे? क्रिस्टा सिंगल को, मैनी को क्रिस्टे। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स have their own specific enzymes associated with mitochondrial function. Two membrane have their own specific enzyme associated with मतलब दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग एंजाइम है और उनका काम अलग अलग है। सही है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर
एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, क्या, एटीपी, क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस, ठीक है, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल, भाई ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, गलत करते हैं बच्चे, सही है, फ्यू आरएनए राइबोसोम, इसीलिए क्या बनाते हैं, और राइबोसोम कौन सा है, 70S, इसलिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और कैसे डिवाइड करता है, फिजन से। मेरे ख्याल से सारी पॉइंट्स हमने कर लिए कवर, ठीक है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, हाँ बेटा बोल बोल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आगे बोलना नहीं करना तुम्हें, जेनस ग्रीन भी होता है, नहीं करना पर तुझे क्यों करना है, स्टेन के नाम कहां दे रखा है एनसीईआरटी में ना, एग्जाम्पलर के किसने का क्वेश्चन आते हैं, बायो में कहां आते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मैं तो नहीं देखे, नहीं आते एक्चुअल में, क्या बायो में नहीं फॉलो करता एग्जाम्पलर, वो केमिस्ट्री में हो सकता करता हो, ठीक है, मैंने बायो में देखे नहीं कभी, और अगर कोई डाटा नहीं है एनसीईआरटी में तो देगा नहीं जल्दी से, ठीक है, नहीं मतलब अभी इस बार एनसीईआरटी के बाहर का तो कुछ था नहीं, एक टाटा बॉक्स था वो मैच द फॉलोइंग में था, यही था ना, और कुछ था नहीं, तो क्यों परेशान है, जेनस ग्रीन भी होता है पर तुझे करना नहीं है, हेडिंग डालो, पिगमेंट्स पढ़ेंगे पहले, हाँ भाई पिगमेंट्स, प्लास्टिड से पहले पिगमेंट्स देखने में, पिगमेंट्स बताओ, पिगमेंट्स क्या होता है, कौन बताएगा, कलर नहीं होता यार पिगमेंट, कितना पढ़ाऊं तुम लोगों को, हाँ पिगमेंट्स आर, पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड, क्या है, केमिकल कंपाउंड विच कैन ट्रैप एनर्जी, क्या कर सकता है, एनर्जी ट्रैप कर सकता है, और क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। पिगमेंट एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एनर्जी पकड़ के क्या एक्साइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, सही है, तो पिगमेंट एक तरीके से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। क्या हम कोई एनर्जी को पकड़ सकते हैं, नहीं, हम एनर्जी को हमेशा ट्रांसफॉर्म ही करते हैं, एनर्जी पकड़ के नहीं रखी जा सकती, ऐसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करते हो, जैसे आप उसने ऊपर रख दिया कोई चीज पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप कर सकते हो, तो ऐसे ही पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को पकड़कर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में, कैसे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके। ये वाली बात समझ में आई है, बोलो, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप के पिगमेंट है, कितने टाइप के पिगमेंट है, 2 टाइप ऑफ पिगमेंट है, कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक होता है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुलने वाले कोई पिगमेंट का नाम बताओ, एंथोसाइनिन, क्या नाम है, एंथोसाइनिन, साइनिन वर्ड कॉपर रिप्रेजेंट करता है, एंथोसाइनिन, ये कलर पर्पल या ब्लू टाइप से होता है, यस, क्लियर है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, मतलब ये पिगमेंट पानी में घुल जाता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें ये पिगमेंट मिलता है, जैसे ये सब होती है ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये कलर होता है, ठीक है, क्लियर है, ये आसानी से नहीं मिलता बेटा, हमने भी बहुत कम ही खा रखा है ना, अपने भी वही खाते हैं जो आम मिल जाता है, लीची मिल जाती है, ठीक है, हाँ, पहले तो मैं सोचता था ब्लैकबेरी फोन आता है, कुछ और होता नहीं है, तो बाद में पता चला ये तो फ्रूट होता है, जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ाने लगे, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, नहीं, वो कौन सा फ्रूट है जो शौक में खाया जाता है, जिससे अंदर वो बीज होते हैं ग्रीन वाले में, क्या बोलते हैं उसे, कीवी, है ना, हाँ, वो खाना नहीं चाहिए,
वो समझ ही नहीं आता क्या है। इधर पढ़ो, है, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, इधर पढ़ाई कर। इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक वो आता है, वो अजीब सा शेप होती है उनकी, ड्रैगन फ्रूट, है ना। चलो इधर ध्यान दो। अब क्या लिखेंगे, इधर देखो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फैट सॉल्युबल होते हैं। इनको फैट सॉल्युबल भी बोल सकते हो। ये दो तरह के होते हैं, एक क्लोरोफिल, एक हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेनली ग्रीन है हमारे पास, ठीक है, इसकी टाइप होती है, बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आते हैं कैरोटिनॉइड्स। जरा देखें तुम क्या समझ पा रहे हो। हाँ भाई, C40H56 इस मान लो कोई फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला देख के किसी को यह समझ में आ रहा है कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तो C40 का डबल होता ना, 80 और उससे ज्यादा होता। अरे इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं ना, उनमें डबल बॉन्ड होते हैं नॉर्मली, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैरोटीन। क्या होते हैं, कैरोटीन। अब कैरोटीन में हमने यहां लिख दिया बीटा कैरोटीन। एग्जाम्पल में कैरेट, ये ऑरेंज होता है, ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। फिर मेरे पास एक होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या है, वो रेड होता है। कैसा होता है, रेड, टोमेटो में मिलता है। यस, कैरोटीन का जब हम फॉर्मूला देखते हैं वो C40H56 है। फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं रीजन बता रहा हूं क्यों याद रखना वो बताऊंगा। फिर आते हैं हमारे पास ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल का कलर हम लोग येलो लेते हैं या ब्राउन लेते हैं। उसमें एक आता है एग्जाम्पल में ल्यूटीन, ये येलो होता है। मेज देखा है सबने, मक्का, है ना, उसमें मिलता है मुझे, मेज में, मक्के में, या जो लीफ हरी हो जाती है, सॉरी येलो हो जाती है उसमें। जहां आपने ओवरी में पढ़ा कॉर्पस ल्यूटियम, यस, ठीक है। कॉर्पस का मतलब, कॉर्पस का मतलब बॉडी, कॉर्पस का मतलब बॉडी, ल्यूटियम का मतलब येलो, येलो बॉडी, ठीक है। ऐसे मैक्यूला ल्यूटिया, येलो स्पॉट, सही है। तो ल्यूटिया वर्ड कहां से आ रहा है, येलो से, सही है। येलो कलर कौन सा है, ल्यूटीन, ये जेंथोफिल की टाइप है। और ल्यूटीन के अलावा अपने लिखते हैं फ्यूकोजेंथिन। क्या लिख रहे हैं, फ्यूकोजेंथिन, ये ब्राउन है, ये क्या है, ब्राउन, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन है, सही है, क्लियर। और ये ब्राउन एल्गी में मिलता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका फॉर्मूला C56H40, और मान लो ऑक्सीजन किसी, इसमें 5 है तो इसमें 6, ऐसा कुछ, मान लो 5 लिख देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल आ रहे हैं, दोनों में फर्क सिर्फ किसका है, ऑक्सीजन का। तो कैरोटिनॉइड की दो कैटेगरी है, कैरोटीन जो रेड और ऑरेंज कलर का होता है, जेंथोफिल येलो कलर का होता है, क्योंकि ये एल्गी में मिलता है और हम नॉर्मली बात कर रहे हैं बड़े प्लांट्स की। तो येलो कलर का कौन है मेरे पास, जेंथोफिल। कैरोटीन कैसा है, रेड और ऑरेंज। ये समझ में आ रहा है, यस। और क्योंकि दोनों का कुछ फॉर्मूला मिलता जुलता आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए कॉमन कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स। फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इनका कॉमन फॉर्मूला है, केमिकली ये सिमिलर है, क्लियर है। इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में कहते हैं कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, हमें नहीं आता ये, चलो कर लो, ठीक है, नोट कर लो।
मेरी क्लास की टाइमिंग क्या होती है वाली? 45, 2:45। अच्छा, अरे हाजरा। बेटा वो दिन भी तो आएंगे जब इकोलॉजी में सुबह 5 बजे लगाया करूंगा, शाम 5 बजे तक 12 घंटे, है ना? हाँ हाँ, ऐसी क्लास चलेगी, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक लगातार इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हाँ, तुम नींद में आ रहे हो, मैं मतलब डंडे से मार मार के जगह जगह के पढ़ा रहा हूँ, नहीं? है ना? फिर ये ऊपर ये भी तो लगे हुए ना, यहां से बाल बांध देंगे, ठीक है? तुम सोओगे नहीं, है ना? ऐसे करेगा तो बाल खिंच जाएगा। सही है? हाँ, कुछ। हाँ, कह रहा गंजा होके आएंगे, पढ़ियो मत पर। सारा लॉजिक उधर है। एंटी ने पूरी कोशिश कर ली, हम डिजिटल लॉक लगा देंगे, ये कर देंगे, जब भी नहीं बचा पेपर, नहीं? कोई ना कोई ले गया निकाल के बीच में से। वो तभी बच सकता है जब ऑनलाइन होगा, और कोई तरीका नहीं है। है? ऑनलाइन और आसान है? कैसे? बेटा सुन तो सही बात है, देख हैक करके, हैक वैक होगा तो पता तो चलेगा हैक हुआ है, ये भी नहीं पता चलता। तुम्हारी अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर कैसे करें बता? पेपर, पेपर ही बंद कर दें? है? चलो ठीक है, इतना लिखो, नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, छोड़ो, कल पढ़ रहे हैं यहां से आगे। ठीक है, क्या टाइम क्या हो रहा है? 45 हो रहा है। चलो ठीक है, सुनो, 1 मिनट रुको भाई सारे, सुन लो ध्यान से, तुम भाग रहे हैं पता नहीं क्या है। अरे कोई बात नहीं भाई, अपने को भी लगा। सुनो सारे ध्यान से, आप लोग को क्या करना है, इसको फिनिश करके जो असाइनमेंट देंगे उसको बना के फिर बैठना है। अभी मैं 3 से 5 आपको यहाँ मिल जाऊंगा, ठीक है? ऐसा ना 3-5 पे मुझे फोन कर दो, मैं आ जाऊंगा अपने आप। ठीक है? सही है। डाउट होगा?
हेलो, कैसे हो सब लोग? मजा आ रहा है साथ?